हेलो एवरीवन, वेलकम टू SNLGS वर्ल्ड। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है ना। तो हम लोग अभी भारत के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। भारत में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से 20 के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 21वें के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो 21वां जो है इसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका जो है इसको 2003 में भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, सॉरी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देखिए भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका यह रायसेन में पड़ता है। कहां पे? रायसेन में। भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, भीमबेटका में क्या है? शैल चित्र है, शैल चित्र तथा शैल आवास। इसका मतलब क्या होता है तो ये समझ लीजिए। शैल चित्र का मतलब ये होता है कि पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर चित्रकारी की गई है और साथ में उनको आवास की तरह यूज किया गया है। जैसे कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गुफाएं हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल की। देखिए प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था उससे बहुत पहले, आदि मानव काल का ये कह सकते हो आप कि आदि मानवों के समय में, है ना, धूप से, गर्मी से बचने के लिए, जाड़ा बरसात, जंगली जानवरों से बचने के लिए जो लोग थे वो क्या करते थे? चट्टानों में अपने आवास को बनाते थे और साथ में वहीं पर चट्टानों में ही चित्रकारी करते रहते थे। जो चित्रकारी करते थे वह हंटिंग की चित्रकारी होती थी, खेलने की चित्रकारी होती थी, शिकार पे जाने की चित्रकारी होती थी, है ना, तो डांस की चित्रकारी होती थी। जितनी मतलब उनकी रेगुलर लाइफ में जो चीज भी हो रही होती थी उस समय पे, वो क्या करते थे? वो चित्र के थ्रू दिखा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भीमबेटका में शैल चित्र तथा आवास है। वर्ल्ड के सबसे पुराने पेंटिंग में से एक पेंटिंग मानी जाती है भीमबेटका की पेंटिंग। ठीक है, यह कौन से समय की है? तो प्राग ऐतिहासिक काल की है। इसकी खोज 1958 7 to 58 में की गई। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा, वाकड़कर के द्वारा। ये उज्जैन से रिलेट करते थे उस समय। ठीक है, यहां पर लगभग 700 से अधिक गुफाएं हैं। अधिक गुफाएं नहीं कह सकते, शैल चित्रकारी कह सकते हैं, शैल चित्रकारी कह सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में उतनी आपको देखने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहां पर आप जाओगे तो मुश्किल से 80 के आसपास, 80 के आसपास जो है आपको शैल चित्रकारी देखने को मिल सकती है। बिकॉज ये जो भीमबेटका है इसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वह रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। और रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य अब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो चुका है, बाघ परियोजना में यह शामिल हो चुका है। तो बाघों का मूवमेंट खास करके ज्यादा रहता है, जंगली जानवरों का मूवमेंट इस क्षेत्र में ज्यादा रहता है। इस वजह से भीमबेटका में 700 से जो अधिक चित्रकारियां हैं, जो अधिक गुफाएं हैं, वहां पर आपको जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन जगह है। भारतीय इतिहास को अगर समझना हो, भारतीय लोगों को अगर समझना हो तो यहाँ पर जाना बहुत बेहतर विकल्प रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को CST भी फेमस है, वैसे CST ही बोला जाता है, CST के नाम से जाना जाता है। कहां पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? तो मुंबई में। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, इनको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, इसका पुराना नाम पूछ देता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम जो है महारानी विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है। देखो महारानी विक्टोरिया के बारे में आप जान लो, इंग्लैंड की महारानी थे, इन्होंने ही परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने की। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यह गोथिक शैली का बना है, गोथिक शैली में बना है ना। तो जब आर्किटेक्ट की मैं शैली पढ़ाऊंगा आपको तो बता दूंगा कि गोथिक शैली क्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है भारत के सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग में से एक है, रेल मार्ग में से एक है।
सबसे जितने भी बिजी भारत के रेल मार्ग है उनमें से बिजी में से एक ये भी है, क्योंकि देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, मुंबई में है, और मुंबई हब है वैसे जॉब के लिए, खास करके यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर जाते हैं जॉब के पर्पज से, तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है ये, यूपी बिहार मध्य प्रदेश के लोग जो होते हैं वो खास करके यहाँ पर जाते हैं। ठीक, और यह मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, हेडक्वार्टर भी है। तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है यानी जो मुंबई है वो मध्य रेलवे का क्या है, हेडक्वार्टर भी है। देखिए भारत में रेलवे के टोटल 17 हेडक्वार्टर हैं, कितने, 17 हेडक्वार्टर हैं, और उनमें से एक मध्य रेलवे भी शामिल है। क्लियर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम इस वजह से भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो 26/11 का भारत में हमला हुआ था, 26 और 11 आप लोगों को पता होगा, मूवी भी आई है इनके ऊपर, तो 26/11 का जो हमला हुआ था जिसमें कि अब अजमल कसाब पाकिस्तान का जो आतंकवादी था उसके साथ 10 लोग और थे, उन लोगों ने मिलकर के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर काफी ज्यादा गोलीबारी की थी, है ना। मतलब वहां पे लोग खड़े थे, भीड़ में इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, और उस समय जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें कम से कम 166 लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे, है ना, जिसमें कई प्रेग्नेंट लेडी भी थी, बड़े बुजुर्ग थे, सारे लोग मारे गए थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो कातिल था एक तरीके से, उसके साथ तो 10 लोग और थे जो कि इनकाउंटर मारे गए थे, अजमल कसाब को ही जिंदा पकड़ा गया था, तो उसको बाद में फिर फांसी दे दी। नेक्स्ट जो है ये है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। ठीक है, देखिए चंपानेर जो है ये सब कहाँ पे, पंचमहल में है। पंचमहल वैसे डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, गुजरात का एक जिला है पंचमहल। ठीक है, और चंपानेर जो है इसका निर्माण करवाया था महमूद बेगड़ा ने। देखिए महमूद बेगड़ा के बारे में थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूंगा और थोड़ा समझा देता हूं कि महमूद बेगड़ा कौन था। महमूद बेगड़ा जो है यह गुजरात का शासक था। वैसे बेगड़ा एक इसकी उपाधि थी, क्या थी, टाइटल थी, उपाधि थी। बेगड़ा इसकी उपाधि जब इसने गिरनार का किला जीता था, गिरनार तथा चंपानेर का जब इसने किला जीता था तब इसको जाकर के बेगड़ा की उपाधि मिली। महमूद बेगड़ा के बारे में कहा जाता है कि यह पहलवानों की तरह खाता था, एक दिन में 35 केजी तक खाना खाता था, 35 केजी तक खाना खाता था, 35 किलो तक खाना खाता था। इतना ज्यादा भूखड़ था, इतना ज्यादा खाना खाता था कि दिन में कम से कम नहीं तो 1 लीटर शहद पीता था जब शुरुआत करता था तो। ठीक है, उसके साथ साथ जब रात में यह सोने जाता था तो बगल में समोसे का बहुत ज्यादा शौकीन था ये, तो रात में सोते समय इसके अगल बगल में मांस से भरे समोसे जो इसको रखे जाते थे। ठीक है, महमूद बेगड़ा की दाढ़ी भी बहुत फेमस थी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि उसको सर के पीछे लपेट करके उसको बांधता था वो। ठीक है तो महमूद बेगड़ा के बारे में बहुत फेमस किस्से हैं, कभी आप लोग उनको सर्च करना या फिर कभी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। महमूद बेगड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि कोई इसको जहर दे करके नहीं मार सकता था, बिकॉज बचपन से ही छोटे से ही इसको थोड़े थोड़े कर करके जहर दिया जा रहा था, जिससे इसकी बॉडी ने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया था कि इसके ऊपर अगर अगल बगल में इसकी मक्खी भी बैठ जाती थी तो उसकी डेथ हो जाती थी। अगर इन जिस कपड़ों को ये पहन लेता था उसको फिर बाद में जलाया जाता था, क्योंकि उसको अगर पहन लिया तो उसको बीमारी हो जाती थी, किसी ने भी अगर उस कपड़े को छू दिया तो उसको बीमारी हो जाती थी। तो महमूद बेगड़ा जो है बहुत प्रसिद्ध शासक था वैसे गुजरात का, तो इनके बारे में कभी देख लेंगे, इतनी जानकारी बहुत इनफ है। ठीक है चंपानेर पावागढ़, देखिए पावागढ़ क्या है, पावागढ़ में पुरातात्विक पार्क है, पुरातात्विक पार्क है एक तरीके से, पुरातात्विक पार्क है, और यहाँ पर एक कालिका माता का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है। कालिका माता का क्या है, मंदिर है, जहां पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। अब ये जो पार्क है, पार्क का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक इमारत भी है, पुरातात्विक भी है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल के बीच की है। ठीक है, यहाँ की जो इमारतें हैं वहां पर जल संरक्षण पद्धति जो अपनाई गई है वो बहुत फेमस है, यानी जल की जो निकासी व्यवस्था है और साथ में जल को, वाटर को कैसे स्टोर कर करके रखा जाएगा, यानी जल का संरक्षण कैसे कर करके रखा जाएगा, वहां पर जो टेक्निक अपनाई गई है वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना बहुत है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, लाल किला। नेक्स्ट जो है वो लाल किला है। तो लाल किला कहां पर है, दिल्ली में। लाल किला कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, लाल किला कहां पर है, दिल्ली में। इसको 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देखिए लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो जहांगीर के
जहांगीर के बेटे शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था 1648 में। 1648 में लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, किला परिसर बोला जाता है क्योंकि इसके बाहर जो है लाल बलुआ पत्थर की पूरी रेलिंग की गई है बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, देखिए लाल किला जो है एक तरीके से भारत में पॉलिटिकल हब रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है, इसके आसपास ही राजनीति है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यह राजनीति का केंद्र रहा है। आप देखेंगे तो मुगलों के समय से लेकर के प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में यहाँ जरूर जाते हैं, झंडा फहराया जाता है यहाँ से। ठीक, लाल किले में और क्या है तो दीवाने आम। ठीक है, और दीवाने खास। इसका निर्माण वैसे शाहजहां ने ही करवाया था। दीवाने आम का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर जो शासक था वो आम लोगों से मिलता था, जितने भी उसकी जनता होती थी, जो आम लोग थे उनसे मिलता था। और दीवाने खास जिसे खास से ही समझ में आ रहा है कि जो स्पेशल लोग थे, है ना, जो हाई क्वालिटी के लोग थे, उनसे ये जो शासक होते थे वो दीवाने खास में मिलते थे। देखिए लाल किला में ही मोती मस्जिद है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोती मस्जिद है वो कहां पर है, लाल किले में ही है। लेकिन इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो जो मोती मस्जिद है और यह कहां पर है तो लाल किले के अंदर में ही है, और इसका निर्माण किसने करवाया था तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, काफी ज्यादा विवादों में भी रहा, जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय किसी ने झंडा फहराने की कोशिश की थी, तो बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था लाल किले को लेकर के। ठीक, जंतर मंतर कहां पर है तो जंतर मंतर है यह जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जंतर मंतर कहां पर है, जयपुर में। देखिए जयपुर का जो पुराना नाम है वो क्या है, आमेर है। ठीक है, तो ये याद रखना, वैसे हिस्ट्री में पूछता है खास करके कि जंतर मंतर का पुराना नाम क्या है, आमेर है। सॉरी, जयपुर का पुराना नाम क्या है तो आमेर है। क्लियर है। इसका निर्माण किसने करवाया था जंतर मंतर का तो सवाई जय सिंह सेकेंड ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए जंतर मंतर टोटल भारत में एक नहीं है, टोटल 5 है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जंतर मंतर जो है वो कहाँ की है, जयपुर की है। अब जंतर मंतर होती क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो कहां कहां पर है, 5 केंद्र है। ठीक, कहां कहां तो दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। तो टोटल भारत में, पूरे भारत में 5 जंतर मंतर है। कहां कहां पर तो दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। लेकिन जो सबसे बड़ी जंतर मंतर है वो कहां पर है तो जयपुर में है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि खगोलीय तथा गणितीय घटनाएं। तो देखिए जो जंतर मंतर है वहां पर होता क्या है तो जितनी भी खगोलीय घटनाएं होती हैं, जितनी भी गणितीय घटनाएं होती हैं, उनका आकलन किया जाता है। खगोलीय का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, है ना, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, ये कह सकते हैं। ठीक, तो आकाश, चांद, तारे, सितारे जितने भी उनके बारे में जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, खगोलीय अध्ययन। ठीक है, और साथ में गणितीय घटनाएं। ठीक, तो जंतर मंतर को 2010 में 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के पर्वतीय किले। ठीक है, जो राजस्थान के पर्वतीय किले हैं यह राजस्थान को पहले राजपूताना भी कहा जाता था, तो इतना याद रखना आप लोग। तो राजस्थान के जो राजपूताना रहे हैं उनसे रिलेटेड है ना, उनके म्यूजिक को, उनके संगीत को, उनके आर्ट को, उनके जो जीवन शैली थी, है ना, उनको पूरा दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच के जो किले हैं उनको 2013 में राजस्थान के, वैसे ये 6 किले हैं, टोटल कितने हैं 6 किलों को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्लियर है। तो ये जो राजस्थान के जो पर्वतीय किले हैं उनमें से कौन कौन से हैं तो ये ध्यान रखें। पहला है चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए चित्तौड़गढ़ का किला जो है यह चित्तौड़गढ़ में ही है, वैसे यह मध्य प्रदेश से लगता हुआ एक जिला है, राजस्थान में पड़ता है वैसे, लेकिन एमपी से इसकी बॉर्डर टच होती है। ठीक,
और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, मुझे मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा किला होगा, क्योंकि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में ये फैला है और एक पहाड़ के ऊपर है ये। तो मतलब इसमें घूमने के लिए आपको कार या फिर बाइक की जरूरत पड़ेगी, पैदल तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला जो है यह राजसमंद जिले में है। ठीक, तो राजसमंद जिला जो है चित्तौड़गढ़ से लगता हुआ जिला है, चित्तौड़गढ़ से टच होता हुआ जिला है राजसमंद। ये राजसमंद एक जिला है वैसे राजस्थान का। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजस्थान में। तो 2 हो गए। तीसरा जो है गागरोन का किला है। गागरोन का किला कहाँ पर है? यह भी झालावाड़ में है। झालावाड़ भी एक राजस्थान का जिला है। ठीक है, और आमेर का किला। आमेर का मतलब क्या है? जयपुर। आमेर का पुराना नाम, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था आपको कि आमेर जयपुर का ही पुराना नाम है। ठीक, तो आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में, यहाँ पे लिखा भी है मैंने वैसे। और 5वां क्या है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर भी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जितने भी दिख रहे हैं आपको सब जिले हैं राजस्थान के। रणथंभौर जो है वह सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर जो है एक नेशनल पार्क भी है, तो इतना याद रखना आप लोग। रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत फेमस पार्क है, भारत के सबसे प्रसिद्ध पार्क में से एक आता है, नेशनल पार्क में से एक है। और ये है जैसलमेर, लास्ट जो है वो जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला कहाँ पर है? तो खुद जैसलमेर में है। जैसलमेर वैसे एक तरीके से देखा जाए तो मध्य राजस्थान का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जिला है बाई एरिया के मामले में। और यह पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसके अगल बगल में जो जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सब जिले लगते हैं। ठीक है, तो ये है राजस्थान के 6 पर्वतीय किले जिनको 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो है वो है रानी की बावड़ी। ठीक, रानी की बावड़ी ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में जिला पड़ता है पाटन, गुजरात के पाटन जिले में। ठीक है, रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश की एक रानी थी जिनका नाम था उदयमती। क्या नाम था? उदयमती। उदयमती जो थी वह सोलंकी शासक भीमदेव, याद रखें ये नाम, भीमदेव प्रथम की वाइफ थी, है ना। तो भीमदेव प्रथम की वाइफ थी ये उदयमती। इन्होंने ही भीमदेव की याद में रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, रानी की बावड़ी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु गुर्जरा स्थापत्य शैली में निर्मित है। मरु गुर्जरा स्थापत्य शैली में निर्मित है। मरु गुर्जरा स्थापत्य शैली क्या है ये थोड़ा सा डिटेल्स में चलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि यह मंदिर के शेप में बनाया जाता है और उल्टे भवन बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे। तो मरु गुर्जरा स्थापत्य शैली में इसको निर्मित करवाया गया है। और ये बावड़ी कैसी है? उल्टी, उल्टा बनाइए। और 7 मंजिला ये जो बावड़ी है वो कितने मंजिला की है? 7 मंजिला है और उल्टी बनी है। कैसी? उल्टी। ठीक है, और इसकी जो दीवारें हैं वहां पर काफी ज्यादा कलाकारी की गई है, बहुत बारीक कलाकारी की गई है। भगवान विष्णु को वहां पे उकेरा गया है, जितने चित्र हो सकते हैं उनके वहां पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो रानी की बावड़ी क्या है? एक तरीके से सीढ़ीदार कुएं की तरह हो गई है ना। भले ही वो मंजिल तो है लेकिन वो सीढ़ीदार कुएं की तरह है जिसमें कि आप उतर करके नीचे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति को उकेरा गया है। और साथ में आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी कुशल टेक्निक यूज की गई है, कुशल टेक्निक यूज की गई है। और यहाँ पर और क्या चीज है? तो यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण, यानी कि जो वर्षा का पानी है उसको कैसे संरक्षित किया जाता है, उस टेक्निक को देख करके यूनेस्को ने 2014 में इसको विश्व विरासत की सूची में डाल दिया। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है ये रानी की बावड़ी। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो है इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कहां पर है ये? तो बिहार शरीफ एक जिला है। कहां पे? बिहार का एक जिला है बिहार शरीफ। ठीक है, वहां पर ही नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। वैसे है क्या ये? एक तरीके से कहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय उसी का खंडहर है। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड शासक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था।
नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए, ठीक है। जैसे हुवेन सांग हो गया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। इत सिंह हो गया, उसने दौरा किया था, ठीक है। उसके बाद में इसमें हर्षवर्धन हो गया, पाल वंश के शासक हो गए, इसको आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा योगदान रहा है उनका। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, उसने 12वीं शताब्दी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, जिस वजह से यह विश्वविद्यालय पूरे तरीके से तहस नहस हो गया। ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, बेकार बंदा बोल सकते हो, या फिर ऐसा व्यक्ति था जिसको शायद पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं रहा होगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि भागलपुर जिले में पड़ती है, उसको भी इसने नष्ट करवा दिया था, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बाद में अभी करंट टाइम में इसको फिर से यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बना है। अब उद्घाटन किस वर्ष हुआ इतना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके उद्घाटन समारोह में प्रणब मुखर्जी गए थे, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की गई है, उसको फिर से उसी प्रारूप में लाने की कोशिश की गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है यह ली कार्बूजियर के स्थापत्य यानी आर्किटेक्ट कार्य है। आर्किटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को डिजाइन करके अच्छे तरीके से बनाने का कार्य, ठीक है। तो ली कार्बूजियर जो थे वह स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट थे। स्विस का मतलब जो स्विट्जरलैंड है उसी को स्विस कहते हैं। स्विस बैंक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो स्विस बैंक का मतलब होता है स्विट्जरलैंड से। तो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। हाँ, इन्होंने इनके टोटल 17 स्थल, देखिए टोटल 17 स्थल, ऐसा नहीं कि केवल एक स्थल को, इनके कुल 17 स्थलों को, जो इन्होंने 17 जगहों की जो डिजाइन बनाई थी, उन 17 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया। इन 17 स्थल में से कुछ अर्जेंटीना के हैं, कुछ जर्मनी के हैं, कुछ फ्रांस के हैं, ठीक है, कुछ बेल्जियम के हैं, कुछ भारत के हैं, ठीक है। तो इन सारी जगहों को, कुल 17 स्थल को क्या किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देखिए भारत में कहां पे, तो भारत में चंडीगढ़, भारत में जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में इन्होंने क्या बनाया था। तो चंडीगढ़ है क्या, पहले ये समझ लीजिए। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी, और साथ में यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ में जो आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कैपिटल, देख रहे हैं कैपिटल नाम से, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी डिजाइन किसने बनाई थी, तो ली कार्बूजियर ने ही बनाई थी। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है क्या, वैसे ये समझिए, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन है, साथ में सचिवालय है, सचिवालय है, ठीक है, उसके साथ साथ विधानसभा भवन है, ठीक है। और क्या, तो चंडीगढ़ आर्किटेक्ट कॉलेज जो है उसका भी डिजाइन किन्होंने बनाया था, तो ली कार्बूजियर ने ही बनाया था, ठीक। आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि शहरों में कितनी भीड़ भाड़ हो गई है, क्योंकि नगर योजना जो है उस हिसाब से नहीं है, आर्किटेक्ट उस हिसाब से प्लान के तहत किसी शहर को नहीं बसाया जाता। इस वजह से क्या होता है कि भीड़ भाड़ हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है ना, कोई कहीं पर भी घर बना देता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो अगर किसी शहर को प्लान के तहत अगर बसाया जाएगा तो वो शहर बहुत अच्छा होता है। जैसे चंडीगढ़ भारत के सबसे प्लान्ड शहर में से एक माना जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो सेक्टर वाइज बटा हुआ है, चंडीगढ़ को सेक्टर वाइज बताया गया है, रोड एक दूसरे को ग्रिड पद्धति पे काटते हैं, मतलब कि चौराहे टाइप, ठीक है। तो चंडीगढ़ आर्किटेक्ट कॉलेज हो गया, विधानसभा भवन हो गया, सचिवालय हो गया, इन सब का डिजाइन किन्होंने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने, ठीक है। तो भारत में वैसे चंडीगढ़ हो गया, और उसके साथ साथ आपको जितने देशों के बारे में मैंने बताया उन सारी जगहों की डिजाइन को, लगभग 17 स्थलों को मिला करके उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। क्लियर। नेक्स्ट है विक्टोरियन, गोथिक एवं आर्ट डेको। ये क्या है, तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जब पढ़ा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST के बारे में जब बता रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि भवन निर्माण की एक शैली होती है जिसको गोथिक शैली कहा जाता है, ठीक है। एक गोथिक शैली है, इसी को फॉलो करते हुए मुंबई में जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, तथा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है,
क्योंकि विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको, जो आर्ट इसमें यूज की गई है, जो कला इसमें यूज की गई है, जो कलाकारी इसमें यूज की गई है, वो कौन सी है? गोथिक शैली की है। तो कहाँ कहाँ पर है मुंबई में? तो मुंबई यूनिवर्सिटी और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है। अब क्योंकि विक्टोरिया टर्मिनल को या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को तो इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इनको 2018 में विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको की वजह से 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो आगे हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।